टेस्ला कंपनी का विजन और मास्टर प्लान पहले से ही क्लियर था। इस कंपनी को यहाँ तक लेकर आने वाले लोगों को ये बात मालूम थी कि अगर हमें दुनिया से अलग निकलना है तो हमें दुनिया से अलग हटकर कुछ करना पड़ेगा। इसी थिंकिंग के साथ टेस्ला कंपनी ने अपनी उड़ान भरी और आज आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। वो कहते हैं ना, हजारों मील की दूरी पहला कदम रखने से ही शुरू होती है। जब तक हम किसी चीज की शुरुआत नहीं कर देते तब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए शुरुआत बहुत मायने रखती है। बस कुछ ऐसा ही टेस्ला के साथ भी हुआ था। टेस्ला ने भी अपनी शुरुआत की और आज अपने मुकाम पर आ पहुंची है। ये कंपनी लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट करने का काम करती है। एक ऐसी कंपनी है जिसने फर्श से अर्श तक की लंबी यात्रा पूरा किया है। टेस्ला की जीरो से हीरो बनने की कहानी हर किसी के दिल को छू जाएगी। इस कंपनी की हिस्ट्री जानने के बाद लोग सच में इस कंपनी और इस कंपनी को चलाने वाले लोगों के फैन हो जाएंगे। तो चलिए टेस्ला के स्टार्टअप जर्नी पर आपको लेकर चलते हैं। ये बात उस समय की है जब अमेरिका की सिलिकॉन वैली में नए नए चेंजेस आ रहे थे। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उस समय दुनिया एक गोल्डन एज में एंट्री कर रही थी। दुनिया बदल रही थी और नए नए एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशन हो रहे थे। ये टाइम वेब 2.0 का था, जिसमें स्काइप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाया गया था। इसी समय एप्पल भी दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन लेकर आने वाला था। आज हम जिस सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में जी रहे हैं उसकी शुरुआत भी काफी इंटरेस्टिंग है। 2006 के आसपास सिलिकॉन वैली इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण झूम रही थी। टेस्ला भी इसी समय मैदान में कूद पड़ा, लेकिन लोगों ने टेस्ला का ये कहकर मजाक उड़ाया कि कारों को बनाने वाला स्टार्टअप एक पागलपन है। ये बात उन लोगों को शायद नहीं पता थी कि पागल ही इतिहास बनाते हैं और दुनिया बदलते हैं। वहीं दूसरी ओर टेस्ला की रोडस्टर लॉन्च हुई और वो तुरंत ही पॉपुलर हो गई। ज्यादातर ऑटो मेकर्स जिस चीज को इग्नोर कर रहे थे वो बात रोडस्टर की वजह से अच्छी तरीके से समझ आ गई थी कि हाईटेक स्टार्टअप से नई अपॉर्चुनिटीज का जन्म होगा। इससे नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी जन्म होगा और नए किस्म की कार बनाने में भी सहायता होगी। टेस्ला का मानना था कि अगर पब्लिक कार को कंज्यूमर गुड की तरह समझे तो स्टार्टअप जरूर तरक्की कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ टेस्ला ये भी मानती थी कि इस तरह के हाईटेक स्टार्टअप कार बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। टेस्ला जो कि एक हाईटेक स्टार्टअप था, उसका मानना था कि अपने वर्कर्स और इंजीनियर को उनके तरीके से काम करने की छूट देनी चाहिए। इसी के चलते टेस्ला ने अपने वर्कर्स और इंजीनियर्स पर ध्यान दिया। टेस्ला ने इनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखा और इन्हें क्रिएटिवली सोचने का मौका दिया। इसी कारण टेस्ला के इंजीनियर वो करने के लायक हुए जो वो कर सकते थे। उन्होंने इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालना शुरू किया और अपनी स्किल का यूज करना शुरू कर दिया। इस स्टार्टअप स्ट्रेटजी को अपनाने से टेस्ला को काफी फायदा हुआ और इसी के बाद टेस्ला ने अपनी पहली इंजीनियरिंग व्हीकल की टेस्टिंग शुरू कर दी, जो कि इन्वर्टर मोटर से बनाया गया था और उसमें कंट्रोलर इंजन का यूज किया गया था। इसी के साथ कुछ दिक्कतें भी टेस्ला के सामने आ रही थी और टेस्ला भी उन्हें साथ साथ फिक्स करने की कोशिश कर रहा था। इस टेस्टिंग व्हीकल में एसी हार्डवेयर की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी। हालांकि पूरी ऑटो इंडस्ट्री में ये एक कॉमन प्रॉब्लम थी जिसे सब फेस कर रहे थे। एबरहार्ड का एक ओरिजिनल प्लान ये था कि टेस्ला 2006 तक प्रोडक्शन करना शुरू कर देगी और 2007 में 500 कार्स बना देगी, लेकिन पैसे की कमी के कारण ये प्लान फेल हो गया। प्लान बदलने की बात होने लगी। अब बस यही सोचा जाने लगा कि किसी तरह पैसा इकट्ठा किया जाए और रोडस्टर को मार्केट में उतारा जाए। टेस्ला इन्वेस्टर्स को भी दिखाना चाहती थी कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक हकीकत है। जहां एबरहार्ड ने नए टैलेंट्स को कंपनी में रिक्रूट कर लिया था, वहीं इलोन मस्क अब कंपनी के लिए फंडिंग जुगाड़ कर रहे थे। मस्क ने इस समय $40 मिलियन का इंतजाम कर दिया था। इसी के बाद अब टेस्ला अपनी स्पोर्ट्स कार लाने के बारे में सोचने लगी थी। टेस्ला के इस स्टार्टअप को मस्क के गूगल फाउंडर दोस्त से भी मदद मिली थी। इस पर फंड्स आ जाने के बाद टेस्ला ने फिर वापसी की और अपना पहला लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया। जैसे ही टेस्ला ने अपना पहला लॉन्च प्रोग्राम रखा, उसके 2 हफ्ते के अंदर टेस्ला ने अपने 100 रोडस्टर सिग्नेचर एडिशन को बेच दिया था। इसके बाद छोटे छोटे कई प्रोग्राम टेस्ला करती रही। अपनी मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन के कारण टेस्ला के पास और भी ज्यादा ऑर्डर आने शुरू हो गए। इस दौरान टेस्ला ने अपनी कार की कॉस्ट कस्टमर्स को बताना शुरू किया और 2007 तक डिलीवरी देने का वादा कर दिया। टेस्ला ने जो वादा पब्लिक से किया था, अब उसे पूरा करने के लिए टेस्ला दिन रात मेहनत करने लगी। कार बनाने से लेकर बीच में आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन टेस्ला ढूंढ रही थी। टेस्ला के लिए टाइम पर डिलीवरी देने की भी चुनौती सामने खड़ी थी। ये वो समय था जब टेस्ला के कस्टमर्स बढ़ रहे थे और कई तरह की प्रॉब्लम्स भी टेस्ला की कार के सामने आ रही थी। टेस्ला का मकसद यही था कि जो कार वो बना रहे थे वो अच्छे से चले, अच्छी दिखे और जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो इजिली यूज की जा सके। 2006 के लास्ट में टेस्ला इन सब चुनौतियों के कारण एक प्रेशर कुकर की तरह बन गया था, क्योंकि यहाँ टेस्ला की पब्लिक प्रोफाइल का सवाल था। टेस्ला के लिए इस समय चैलेंजेस कई गुना बढ़ रहे थे। टेस्ला के पास जो फंड था वो पानी की तरह हाथ से बह रहा था।
इसके अलावा एक चीज जो टेस्ला के लिए सबसे बेकार हो रही थी वो ये थी कि एबरहार्ड और इलोन मस्क के रिश्ते में दरार पड़ रही थी। एबरहार्ड कंपनी के डे टू डे प्रॉब्लम्स और कामों को देख रहे थे और वहीं मस्क दूसरे कामों में लगे हुए थे। नवंबर के महीने में एबरहार्ड ने मस्क को मेल किया था कि अभी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो करनी बाकी है। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं जो कार प्रोडक्शन में आ रही हैं। इतना सब कुछ होने के बाद अब 2007 था जिसमें टेस्ला के करीब 100 एम्प्लॉइज हो चुके थे। ये उस समय का सबसे बड़ा स्टार्टअप बन चुका था। 2007 में मस्क और एबरहार्ड ने कंपनी के लिए नया सीईओ अपॉइंट करने का विचार बनाया जो कि फाइनेंस और मैनेजमेंट की समझ रखता हो, जिससे कि रोडस्टर का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। इसी बीच मस्क के सामने ये चैलेंज था कि वो कैसे इन्वेस्टर्स को लेकर आए। वहीं एबरहार्ड खुद को नए प्रोजेक्ट में लगाना चाहते थे। ये प्रोजेक्ट व्हाइट स्टार था। टेस्ला इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही और एक टाइम बाद टेस्ला ने अपने नए सीईओ को एंट्री दे दी। माइकल मार्क्स टेस्ला के नए सीईओ बना दिए गए। एबरहार्ड के साथ मस्क के रिलेशन कुछ ठीक नहीं थे और अब एबरहार्ड के रिप्लेसमेंट को ढूंढ लिया गया था। मार्क्स ने अपना काम शुरू किया और सभी को लॉन्ग आवर्स तक काम करने के लिए कहा। मार्क्स ने दूसरे साइड प्रोजेक्ट्स में ध्यान न देने के लिए कहा। इतना सब करने के बाद भी परेशानियां कम नहीं हो रही थी। टेस्ला के लिए यही वो समय था जब कंपनी अपने अंदर सुधार कर रही थी। दोस्तों, इस एपिसोड को अब यहीं खत्म करते हैं और चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ, जिसमें टेस्ला की कार मेकिंग प्रोसेस से आपको रूबरू कराया जाएगा। टेस्ला का कार मेकिंग प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए सुनते हैं।